उसको करो। नेक्स्ट डे हम लोग जो फूड प्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसमें इरिगेशन का बात देखा हम लोगों ने। और इरिगेशन का कई तरीका था, जिसमें कैनाल्स थे, रिवर था, लेक था, ठीक है, और पॉन्ड्स थे, जिसको जो नेचुरल तरीके थे उनको हम लोगों ने देखा। प्लस कुछ उसमें आर्टिफिशियल भी थे। पॉन्ड वगैरह जो था वो आर्टिफिशियल भी था, डैम था, उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। लेकिन आज जो है वो कुछ मॉडर्न मेथड्स को देखेंगे। मॉडर्न मेथड्स का मतलब क्या है? जो आधुनिक रूप से उसको तैयार किया गया है ताकि जो है ना बढ़िया से इरिगेशन हो सके, अच्छे तरह से इरिगेशन हो सके। मॉडर्न मेथड्स में दो मेथड जो है ना वो काफी लोकप्रिय है। एक है स्प्रिंकल सिस्टम मेथड और एक है ड्रिप सिस्टम मेथड। स्प्रिंकल सिस्टम मेथड क्या है और ड्रिप सिस्टम मेथड क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। अभी मॉडर्न मेथड में क्या था, दो था, एक स्प्रिंकल सिस्टम था और एक जो था वो था ड्रिप सिस्टम। अभी जो सामने हम लोग देख रहे हैं ये है स्प्रिंकल सिस्टम। इसमें क्या किया जाता है, खेतों में पाइप बिछा दिया जाता है और उस पाइप में जहां तहां जो है ना वो आपका खेत के क्रॉप के एलोंग जो है मतलब आपका फील्ड का ग्राउंड का जो है ना परपेंडिकुलर पाइप कुछ निकाल दिया जाता है। अब उन पाइप से उन पाइप में जो है ना अलग अलग प्रकार के नोजल्स आते हैं जिनको लगाया जाता है, वो नोजल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम डायरेक्ट मोटर से या वाटर पंप से जोड़ देते हैं। जब इसको हम लोग वाटर पंप या मोटर से जोड़ देते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जब पानी को चालू करते हैं मोटर को तो पाइप्स के थ्रू इन नोजल के पास आता है और नोजल जो है ना हिलते हुए उस पानी को झरना के रूप में, फवारा के रूप में ऊपर फेंकता है। आप गए होंगे कई पार्क में तो देखे होंगे फवारा लगा रहता है। वो फवारा क्या करता है, पानी को ऊपर फेंकता है और वो पानी जो है ना वाटर जो है ना वो रेन वाटर की तरफ फैलते हुए ड्रॉप्स के रूप में फैलते हुए फिर जमीन पे आता है। ये यहाँ भी यही स्थिति है, ड्रॉप्स के रूप में वाटर जो था ना वो आपका ऊपर जाता है और फिर वो नीचे आ जाता है ड्रॉप्स के रूप में। इससे क्या होता है, दो तीन फायदा है जो हम आपको अलग बताएंगे। पहला फायदा तो ये है कि इसमें पानी कम लगेगा। क्यों भैया, पानी कम क्यों लगेगा? अभी एक तो कि वाटर जो है ना ऊपर जाएगा और गिरेगा, तो जो हम ऐसे जो हम लोग ट्रेडिशनल जो आपका इरिगेशन है उसमें क्या करते हैं, हम लोग रूट में जो है ना वो पानी देते हैं। किसके रूट में? तो क्रॉप के। जब रूट में पानी देते हैं तो वाटर क्या चाहिए, हमको ज्यादा देना पड़ता है ताकि क्या हो, पूरा सॉइल भींगे और रूट भी ठीक से भींग जाए, रूट तक वाटर पहुंच जाए। इसमें क्या होता है, चूंकि वाटर ऊपर से जो है ना वो गिरता है प्लांट पे, तो प्लांट के थ्रू जो है ना वो सॉइल में जाता है, तो एग्रीगेट बहुत कम होता है। वो धीरे धीरे जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ जाता जाता है और वो वाटर फिर सॉइल में कामभर हो जाता है। मतलब कम से कम पानी में हम सॉइल को और उसके रूट को, प्लांट्स के रूट्स को क्या कर सकते हैं, उसको हम भिंगा सकते हैं, उसको वेट कर सकते हैं ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। दूसरा फायदा इसमें क्या है कि आपका उबड़ खाबड़ जमीन है, मतलब वैसा जमीन जो आपका प्लेन नहीं है, उसमें जब खेती करते हैं तो आप ट्रेडिशनल इरिगेशन नहीं कर सकते हैं। वो लगातार पानी जो है ना नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि पानी जब डालेंगे तो कहीं पर क्या है, वो आपका नीचे है फील्ड का एरिया और कहीं पर ऊपर है, तो वहां पर क्या होगा, नीचे वाला फील्ड में जो है ना वो तो आराम से पानी चला जाएगा, लेकिन ऊपर का जो एरिया है वहां पर क्रॉप जो है उनके पास वाटर जो है इरिगेशन करने में दिक्कत होगा, ज्यादा पानी चाहिए तो बर्बाद ज्यादा होगा। तो इसमें जो है ना किसी भी फील्ड हो, कोई भी तरह का फील्ड हो, चाहे तो उबड़ खाबड़ हो, प्लेन ना हो, हाँ पहाड़ी क्षेत्र हो, इवन जो है ना वाटर की कमी हो, तो इसके द्वारा आराम से हम क्या कर सकते हैं, वो इरिगेशन कर सकते हैं। तो वाटर स्प्रिंकल जो है वो काफी फायदेमंद हुआ है उन जगहों पर भी आपका इरिगेशन और खेती करने में जो आपका प्लेन नहीं है, जिनका फील्ड जो है ना वो बराबर नहीं है। हाँ, नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, सेकंड जो है आपका वो है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन पर अब आते हैं कि काफी फ्रूटफुल है
इसलिए कि इसमें क्या होता है, ये उन प्लांट में ज्यादा यूज किया जाता है या उन क्रॉप्स में ज्यादा यूज किया जाता है जिनमें लगाने में हम एक दूसरे से गैप रखते हैं। जैसे फ्रूट के प्लांट्स हैं, या वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं, या मसालों का प्लांट्स है, स्पाइसेस, है ना, या फिर फ्लावर है। इसमें देखिए क्या किया जाता है, उसमें जो मोटा पाइप बिछाया जाता था और उसमें ऊपर की तरफ पाइप लगाया जाता था, यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि वो जो पाइप लगाया जाता है उसमें उन्हीं जगह पर पोर होता है जहां पर प्लांट लगाया जाता है। ठीक है। और इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि प्लांट्स जो है उसके रूट के पास उसमें पोर होता है, किसमें, पाइप में। तो बूंद बूंद करके ड्रॉप वाइज जो है ना वो पानी वहां पर गिरता है। कहां पर, उस रूट के पास ही गिरता है, पौधा के, प्लांट के रूट के पास ही गिरता है। जैसे ये पतला सा आप देख रहे हो पाइप लगा हुआ है, ये पाइप मोटर से जोड़ा हुआ रहता है सब। और ये देखो यहाँ पर ये प्लांट है, तो पाइप इसके नीचे से पार हुआ है और यहाँ पर इसका क्या होगा, होल होगा, पोर होगा। कहां पर, जहां पर वो प्लांट लगा हुआ है। तो उससे बूंद बूंद करके पानी गिरता है। अब इससे फायदा क्या होता है, जो खाली इलाका है बीच का, ये जो खाली इलाका है, यहाँ पर पानी नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा। केवल वाटर कहाँ मिलेगा, वो रूट के पास मिलेगा जहां पर प्लांट्स है। इससे क्या फायदा है, दो तीन फायदा है। पहला फायदा तो ये है कि कम से कम पानी में ज्यादा पौधों को हम पटा पाएंगे। ठीक है। दूसरा फायदा क्यों, क्योंकि पूरी की पूरी जो है ना फील्ड को हमको वेट नहीं करना है, वो हमको कहाँ देना है पानी, सिर्फ उसके जड़ के पास देना है। इस तकनीक से अभी जो रेगिस्तानी क्षेत्र थे भारत के, कई इलाकों में जो है ना जंगल लगाया जा रहा है। इजराइल वगैरह जो है ना इसका काफी उपयोग किया है, और अपने उन क्षेत्रों में जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी या जहां पर मौसम सूखा हुआ था, वहां भी वो जंगल लगाना शुरू कर दिया है। तो भारत में भी कई इलाकों में इसका काम हो रहा है। बंजर भूमि है, पानी का दिक्कत है, वाटर का जो है ना दिक्कत है, तो उस जगहों पर जो है ना ड्रिप इरिगेशन से हम लोग फॉरेस्ट लगा सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं और उनको बचा सकते हैं। कम पानी में सब के सब पौधे एक साथ पट जाएंगे। हाँ, क्योंकि उनको केवल जड़ के अगल बगल का जो मिट्टी है ना, बस वहीं पर भींगाना है उसको। बाकी जो किनारा जो है मिट्टी का, जो बाकी इलाका है, उसको छोड़ दिया जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, प्लांट का ग्रोथ प्रॉपर होता है और कम से कम पानी में, कम से कम खर्च में हम प्लांट्स को लगा पाते हैं। तो अब अगला अगला जो आता है, ये हो गया आपका दो सिस्टम है। एक है स्प्रिंकल सिस्टम और दूसरा था ड्रिप सिस्टम। हाँ ना, ड्रिप सिस्टम से ड्रॉप वाइज पानी देते हैं और सिर्फ कहाँ देते हैं, प्लांट के रूट में देते हैं। जबकि स्प्रिंकल सिस्टम से हम लोग वाटर को क्या करते हैं, ऊपर से उसी तरह से क्रॉप पर डालते हैं जिस तरह से वर्षा होता है। ठीक है। दोनों में पानी की बर्बादी कम होती है, खर्च कम है, प्लस ये जो है ना काफी ज्यादा आसान हो गया है इसमें पटवन करना, हाँ, या इरिगेशन करना प्लांट्स का। ये जो है ड्रिप वाला, वो समानता हम लोग किस में लगाते हैं, वेजिटेबल्स में। समानता हम लोग किस में लगाते हैं, फ्लावर प्लांट्स में। और किस में लगाते हैं, जो आपके कई जो अभी फ्रूट्स है उनमें लगाते हैं। संतरा का फ्रूट्स है, आम का फ्रूट्स है, उसमें ऐसा कर सकते हैं हम। और काफी बढ़िया जो है ना उन क्षेत्रों में भी हम प्लांट्स को लगा सकते हैं, फॉरेस्ट डेवलप कर सकते हैं जहां पर मौसम जो है ना एडवर्स है, पानी की कमी है, क्योंकि इसमें पानी की जो है ना बर्बादी कम होती है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारा जो भारत है ना, उसमें सब जगह जो है वो मौसम बराबर नहीं बरसता है। कहीं पे पानी काफी ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे जो है ना वो साल भर का जो वाटर रेनफॉल होता है काफी कम होता है। जैसे बंगलोर है, वहाँ करीब 80 ml होता है वो साल भर की वर्षा जो होती है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हजार हजार ml जो है ना वो साल भर की वर्षा होती है। तो इससे क्या होता है, जहां पर पानी कम होता है वहां पर पानी की कमी हो जाती है। खास करके राजस्थान के इलाकों में, या फिर वो वैसे इलाके जहां पर पानी पठारी क्षेत्र है, वहां पर अगर पानी की कमी हो जाती है तो कई प्रकार का असुविधाएं होने लगती है लिविंग के लिए, या फिर जो प्लांट्स वगैरह हैं उनके लिए भी।
लिविंग प्लांट्स वगैरह हैं या फिर जो है ना जो एनिमल्स हैं उनको होता है। तो इसके लिए पहले भी कुछ तकनीक था जिसको लगाया जाता था हमारे ट्रेडिशनल रूप में। हम लोग क्या करते थे कि जो रेन वाटर होता था, बरसात के मौसम में जो पानी पड़ता था उसको इकट्ठा करते थे पॉन्ड में, हाँ, वाटर कैनाल में, या छोटे छोटे डीचेज बनाए जाते थे जहां पानी को इकट्ठा किया जाता था। कुआं भी जो है ना, वेल भी जो है ना गांव में बनाया जाता था। इसी के उसमें एक ये यही एक बात उसमें थी कि वेल से भी पानी क्या होता था, वाटर रिचार्ज होता था। हाँ, अगल बगल से जो ना वाटर जब पड़ता था बहुत ज्यादा या बाढ़ आता था तो पानी क्या होता था, वेल के थ्रू जो है ना वो वाटर रिचार्ज करने में मदद करता था। लेकिन समय बदला। समय बदलने के साथ साथ हमारी जो है ना आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। हमें और ज्यादा पानी चाहिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तब लोगों ने क्या किया, एक नया तकनीक का डेवलपमेंट किया जिसको कहते हैं रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू या फ्रॉम किससे, हाउस, है ना। इसमें क्या किया, वो आपका अभी कुछ एक शहर है ऐसे जहां पर क्या किया गया है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज का नियम बना दिया गया है। उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको मकान बनाना है तो नक्शा ही तब पास होता है जब आप क्या करेंगे, वो वहां पर ये दिखाएंगे कि इरिगेशन के लिए पानी का उपयोग कैसे करेंगे हम, रेन वाटर का, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब होता है प्राप्त करना। इसमें क्या किया जाता है कि मकान के अगल बगल के जो क्षेत्र हैं वहां पर जहां तहां जो है ना चैम्बर बनाए जाते हैं। तो मकान के अगल बगल में जो पानी पड़ता है वो पानी क्या होता है, उस चैम्बर के थ्रू पाइप में चला जाता है और वो फिल्टर होके जाकर जमा हो जाता है। वो ग्राउंड जो आपका बनाया हुआ होता है वाटर वाटर पॉट, उसमें जमा हो जाता है, जो कि कुआं जैसा होता है या बड़ा चैम्बर जैसा होता है। या फिर हम उसको डायरेक्ट जो है ना भूमि में डाल देते हैं, वो जमीन में डाल देते हैं। लेकिन आजकल जो है ना अधिकांश मकान जो बने हैं उसमें चूंकि कुछ इलाका होता है जिसमें हम लोग कुछ फ्लावर्स लगाते हैं, कुछ एक फ्रूट्स लगाते हैं या सब्जियां लगाते हैं, वेजिटेबल्स लगाते हैं। तो उनके इरिगेशन के लिए, उनके इरिगेशन के लिए और अपने पर्सनल उपयोग के लिए भी हम लोग क्या किए हैं, अभी जो वर्तमान में किया जा रहा है वो क्या किया जाए, खाली जगह में बड़ा सा वाटर टैंक, ग्राउंड टैंक बनाया जा रहा है। और ये जो वाटर ग्राउंड टैंक है, जिस तरह से टंकी होता है टॉयलेट का, लेटरिन का, उस तरह का टंकी बनाया जाता है। और उसमें क्या किया जाता है, पानी जो है वो आपका जमा कर लिया जाता है। जिसमें पानी की कमी होने लगती है, सप्लाई इरेगुलर हो जाती है, या फिर जो ग्राउंड वाटर हम निकाल रहे थे पाइप से उसमें दिक्कत होने लगता है, तब क्या करते हैं, इस पाइप का, इससे पानी को इसमें हम मोटर लगाए हुए होते हैं, इस पानी को निकालते हैं, इरिगेशन में उपयोग करते हैं, अपने कार वगैरह धोने के लिए, गाड़ी धोने के लिए, स्नान करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, इवन इसको साफ करके हम पीने के उपयोग में भी लाते हैं। ठीक है। तो ये है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में दो जगह से हम लोग पानी प्राप्त करते हैं, वाटर प्राप्त करते हैं रेन का। एक तो कि जो ग्राउंड वाटर है उसको हम क्या करते हैं, जहां तहां उसमें होल बनाया जाता है जो पाइप से जुड़ा होता है, और उसके थ्रू पानी जो है ना, देखो ये होल है, उससे पानी जमा होके वाटर फिल्टर से होके वो टैंक में जा रहा है। या फिर डायरेक्ट छत से जो पानी गिरता है उसको हम एक से दो जगह इकट्ठा करते हैं, या एक से दो जगह जो है ना ढाल बनाते हैं ऐसा कि पानी एक से दो जगह आए, और उसको अंततः पाइप से जोड़ दिया जाता है। और पाइप से जोड़कर उस वाटर को पाइप में लेकर चला जाया जाता है टैंक में। टैंक में जाने के पहले उस पानी को साफ कर दिया जाता है, फिल्टर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, उसमें जो भी गंदगी हो, जो भी आपका जो है ना वो हार्मफुल पदार्थ हो या डस्ट पार्टिकल्स हो, वो सब हट जाए। ये पानी काफी दिन तक जो है ना उसमें आपका टैंक में, वाटर टैंक में साफ रहता है पड़ा हुआ। इसको क्लोरीनेटेड करके हम पी भी सकते हैं। और तो और अन्य जो उपयोग हैं जैसे इरिगेशन है, या फिर जो है ना अपने टॉयलेट जाने के लिए है, या फिर कपड़ा साफ करने के लिए है, इन सब उपयोग में आराम से हम इसको लेते हैं। तो ये हम लोग जान रहे थे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं, आगे बढ़े, तो नेक्स्ट जो बात है वो आपका वाटर हार्वेस्टिंग में, तो ऐसे हम आपको बताए कि हम लोग आपके इलाके हैं यहाँ पर क्या किया गया है, वो सारी की सारी मिट्टी को, सॉइल सरफेस को ऊपर से जो है ना वो कंक्रीट से ढक दिया गया है।
हाँ, कंक्रीट के रोड बना दिए गए हैं, और हमारा जो बाकी जो इलाका है उसमें मकान बना हुआ है, तो वाटर जो है ना वो आपका ग्राउंड में जा नहीं पा रहा है, जिससे वाटर टेबल जो है ग्राउंड का वो काफी तेजी से नीचे जा रहा है, और आने वाले समय में वहां पर वाटर का प्रॉब्लम होने वाला है। अभी बगल में रांची में भी ऐसा कुछ समस्या होने वाला है या हो रहा है। तो सरकार को क्या चाहिए इसमें, ये जो है ना हाउस के साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अगर की व्यवस्था अगर हो तो उसी मकान को बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। कि वाटर हार्वेस्टिंग उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से आपके मकान में सीवेज सिस्टम जरूरी है, जिस तरह से आपके मकान की छत जरूरी है, जिस तरह से आपके मकान की दीवार और वो दरवाजा खिड़की जरूरी है, उसी तरह से किसी भी मकान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और इसको नियम बना देना चाहिए, तब काफी हद तक हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएंगे या जो रेन वाटर है उसको प्रॉपर यूज कर पाएंगे। और वो नालियों के थ्रू जो चला जाता है साल के 2-3 महीने में, वो जो है ना हजारों नहीं बल्कि लाखों अरबों लीटर पानी जो है एक एक टाउन से बर्बाद होकर चला जाता है किसमें, अंततः सी में, उसको बचाया जा सकता है और वाटर की समस्या को रोका जा सकता है। क्योंकि माना यही जा रहा है कि आने वाला समय में पूरे विश्व में जो है ना अनेकों देश हैं जिनको वाटर का काफी ज्यादा समस्या होने वाला है, और इसके कई तकनीक कई उपाय भी किया जाने लगा है। लेकिन केवल उन उपायों से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता था तो वाटर टेबल जो है ना उसका पानी वो बना होता था, रिचार्ज हो जाता था। अभी वर्तमान में जो है ना डीचेज समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि मच्छर रहने लगता है। हाँ, रोड को ढाल दिया गया है पूरा। और तो और नालियों का पानी जो है ना वो आपका पक्का जो होता है कंक्रीट का नाली होता है उसके थ्रू बहा रहे हैं। तो सारा का सारा पानी जो शहरों का है वो चला जाता है अंतर गड्ढों से होते हुए, नालियों से होते हुए, वो आपके सी में चला जाता है, नदियों से होते हुए, या नीचे चला जाता है। तो उस इलाके में, पार्टिकुलर इलाके में पानी की कमी हो जा रही है। अब हम आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न की। ये तो वाटर हार्वेस्टिंग का था। क्रॉपिंग पैटर्न में हम आपको बताए थे कि इसमें किया क्या जाता है, क्रॉप को कई ढंग से लगाया जाता है। क्रॉपिंग पैटर्न को मुख्यतः हम दो भाग में कम से कम बांट सकते हैं। हाँ, ऐसे तो क्रॉपिंग पैटर्न को कई तरीके का हो सकता है क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग है या इंटर क्रॉपिंग है, या फिर हम क्रॉप रोटेशन को भी हम इसमें रख सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में। लेकिन दो तो एकदम प्रमुखता कर सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में, मतलब फसल को लगाने के पैटर्न में, एक है मिक्स क्रॉपिंग और दूसरा है इंटर क्रॉपिंग। आपके मन में आ गया मिक्स क्रॉपिंग क्या है भाई? मिक्स्ड जैसा कि नाम है, आप लोग अगर खाना खाते होंगे तो खाने में जो है ना सब्जियों का नाम आता है, सब्जियों में बात करते हैं हम लोग मिक्स्ड वेजिटेबल बना दो। मिक्स्ड वेजिटेबल का मतलब क्या है, कई वेजिटेबल्स को एक साथ मिलाकर एक ही साथ बनाना, ना साथ साथ बना देना। जैसे गाजर है, मूली है, वो गोभी है, आलू है, वो सब कुछ को एक साथ बना देते हैं अगर हम, तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड वेजिटेबल्स कहलाता है। ठीक है, यहाँ भी यही कर रहे हैं। मिक्स्ड पिकल खाए होंगे आप लोग, अचार, मिला जुला अचार, सब कुछ उसमें है, आम भी है, नींबू भी है, मिर्चा भी है, कटहल भी है, सब कुछ को एक साथ मिला दिया जाए तो मिक्स पिकल हो गया। अब मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं, एक ही खेत में एक साथ कई क्रॉप्स को लगा देते हैं। ठीक है, ये आप फिगर को देख रहे होंगे, थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा करते हैं। ठीक है, और आप देखिए इसको नजदीक से देखिए, इसमें आप देखिए कई चीज लगा हुआ है एक साथ। हाँ, गेहूं भी है, हाँ इवन जो है ना जौ है उसमें, धान भी है। कौन धान है भाई? तो गेहूं के समय में कौन धान लगेगा, रबी वाला धान जो होता है सो, है ना, गर्मी का धान है। और जो है ना उसमें देखो कई चौड़े पत्तियों वाला जो है ना फसल भी है। तो इसमें जो है ना एक साथ हम लोग कई फसलों को एक साथ लगाए हैं, इसको कहते हैं मिक्स क्रॉप। मतलब सेम फील्ड में सेम टाइम में कई क्रॉप्स को एक साथ लगा दिया जाता है मिला के, तो इसको कहते हैं मिक्स क्रॉप। इसको लगाने के समय क्या किया जाता है कि जो सीड हम प्रिपरेशन करते हैं, ले जाते हैं खेत में लगाने के लिए,
उनमें सभी अलग अलग क्रॉप्स के सीड्स को एक साथ मिला देते हैं और क्रॉप में और क्या करते हैं, फर्स्ट खेत में लगा देते हैं। इससे दो तीन फायदा है। पहला फायदा तो क्या है, एक ही खेत में हमको कई प्रकार के फसल मिल जाता है एक साथ, ठीक है। और दूसरा फायदा इसमें क्या है कि कई क्रॉप्स जो है या अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनका जो न्यूट्रिएंट्स लेने का क्षमता है वो अलग अलग है, और न्यूट्रिएंट्स चाहिए भी उनको अलग अलग प्रकार का। तो इससे क्या होता है, वो क्रॉप का जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो मिक्स में जो है ना वो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ एक घाटा भी है। जैसे हम लोग देखते हैं आलू के साथ जो है ना वो मूली लगा देते हैं, लेकिन वो रो में लगाते हैं जहां तक लगाते हैं। अभी ये खेती जो है ना समानता हम लोग देखते हैं किया जा रहा है दो तीन तरह का। जैसे गेहूं जो है ना या जौ, जौ बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, जौ बार्ली जिसको बोलते हैं, बार्ली को लगा दिया जाता है किसके साथ, तो जो गांव में चना लगाते हैं ना, चना के साथ बार्ली लगा देते हैं। और तो और उसमें जो है ना राई लगा देते हैं, मतलब वायली फसल को लगा देते हैं, तीन चार फसलों को एक साथ मिला के डाल देते हैं। तो ये हो गया मिक्स्ड क्रॉप। इसमें समस्या दो तीन आता है। पहला समस्या तो ये है कि चूंकि अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर ग्रोथ सबका नहीं हो पाता है, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग है। दूसरा क्या होता है, ग्रोथ भी हो जाए सब कुछ हो जाए, लेकिन जब हम काटते हैं इसको, मतलब कि क्रॉप में से प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो उसमें देख लो राइस भी है, व्हीट भी है, हाँ मेज भी है, और क्या है उसमें भाई, तो इवन जो है ना मेज के साथ साथ मेज नहीं लगाते, थोड़ा बड़ा हो जाता है वो मस्टर्ड है, हाँ मस्टर्ड लगा देते हैं, मूली लगा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्रॉप के प्रोडक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्रॉप को अलग करने में, सेपरेट करने में काफी मेहनत करना पड़ता है। पहले जो है पुराने समय में मिक्स क्रॉपिंग ज्यादा होता था, तो लोग जो है ना झरना रखते थे, अलग अलग तरह का जो है ना वो चालने वाला रखते थे, और उससे अलग अलग करते थे। तीसी अलग करना है, एक ही में जो है ना तीसी भी है, हाँ उसी में चना भी है, उसी में मसूरी भी है, तो कई प्रकार के झरना से उसको झाड़ना पड़ता था, तब तो जाके क्रॉप का जो प्रोडक्ट है कुछ हद तक एक दूसरे से अलग होता था। तो खैर यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, मिक्स क्रॉप में एक ही खेत में एक ही समय में अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसका फायदा घाटा दोनों बता दिए आपको। नेक्स्ट है इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में हम बात करते हैं अब में, जैसा कि नाम है इंटर मतलब बीच में, क्रॉपिंग मतलब दो अलग अलग रो में उसको लगाते हैं। ये भी तरीका जो था ना काफी लोकप्रिय था हमारे देश में ट्रेडिशनल रूप में, और अभी वर्तमान में काफी बढ़िया से लगाया जा रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉपिंग के करने के पहले मिलाते नहीं है आपस में अलग अलग प्लांट्स के सीड को, बल्कि उसको क्या करते हैं अलग अलग रो में लगाते हैं, अलग अलग लाइन में लगाते हैं। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा बड़ा करते हैं हम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तीन अलग अलग तरह के फसलों को एक साथ लगाया गया है, ठीक है, रो में। देखिए वो इसके ये जो है ना अलग फसल का रो है, और उसके बगल में देखिए अलग फसल का रो है, और बगल में ऐसे इस तरह से हम लोग लगाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं दो तीन फसलों का रो लगाते हैं, जिसमें दो 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 रो लगा के बीच में लगाते जाते हैं। खास करके अभी वर्तमान में ये गोभी वगैरह में खूब लोकप्रिय है, गोभी का दो तीन रो लगा के और बीच में एक एक रो गेंदा का फूल का लगा देते हैं, मैरीगोल्ड का लगा देते हैं। कॉलीफ्लावर के साथ मेरीगोल्ड लगा दे रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, या होता है कि जो हरे वाले कीड़े जो आपके गोभी पे आते हैं वो काफी कम हो जाते हैं, वो आपका आ जाते हैं किस पर, मेरीगोल्ड पे, और मेरीगोल्ड से फ्लावर भी मिल जाता है, और बगल में जो है ना आपका कॉलीफ्लावर से आपको गोभी भी मिल जाता है। मूली लगाते हैं हम लोग बीच बीच में, जैसे आप इसमें देखे होंगे आलू में मूली लगाते हुए, या ये कॉलीफ्लावर में भी बीच बीच में मूली लगाते हैं हम सब। अभी कई कई फ्लावर्स को एक साथ लगाने लगे हैं हम लोग, इंटरक्रॉपिंग करना शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट जो बात अभी हम करते उसमें आते हैं, इसके बाद आगे जब बढ़ते हैं तो इसमें अभी गांव में और थोड़ा सा बढ़ते हैं, गांव में और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं गांव का। गांव में अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे चना के साथ लोग क्या कर रहे हैं ना, चना के साथ तीसी लगाते हैं इंटरक्रॉप के रूप में, हाँ धारी लगाते हैं।
या उड़द का लगा देते हैं किनारे किनारे में, या फिर कई फसल ऐसे हैं जिनमें जैसे मकई लगाना है तो मकई में क्या करते हैं, किनारे किनारे जो है ना वो बाजरा का लगा देते हैं रो। तो ये हो जाएगा इंटरक्रॉपिंग का बात। अब हम नेक्स्ट जो है, इंटरक्रॉपिंग हो गया। इंटरक्रॉपिंग से क्या फायदा है भाई? इंटरक्रॉपिंग में भी कई क्रॉप को एक साथ लगाया गया है, लेकिन इसमें जो डिमेरिट था मिक्स क्रॉपिंग का उसको हटाया जाता है। डिमेरिट क्या था उसमें? अलग अलग रो में नहीं था, सब एक साथ था, तो उससे क्या होता था, खिचड़ी जैसा महसूस होता था, है ना। और एक और इसमें समस्या ये होता था कि जब हम प्राप्त करना चाहेंगे क्रॉप के प्रोडक्ट को, तो उसको सेपरेट करने में काफी दिक्कत होता था। क्रॉप रोटेशन जो है वो क्या है? क्रॉप रोटेशन क्या बता रहे हैं? क्रॉप रोटेशन जो है ना, एक ही भूमि में, लैंड में, जब हम अलग अलग क्रॉप्स को सक्सेशन में लगाते हैं या अल्टरनेशन में लगाते हैं। सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक को लगाना, या अल्टरनेशन के बाद है कि इसके बाद उसको लगाना, रोटेट करना। तो इससे फायदा क्या होता है कि अलग अलग सीजन में अलग अलग जो है ना हमको क्रॉप्स लग जाता है एक ही फील्ड में, जिससे प्रोडक्टिविटी उनका बढ़ जाता है और हमको काफी ज्यादा जो है ना क्रॉप्स एक ही प्लांट में, एक ही भूमि पे मिल जाता है। जैसे हम कॉर्न लगाते हैं, टोमेटो लगाते हैं, ठीक है, और तो और ये अगर इनको हम लगातार लगाते रहेंगे तो क्या होगा, आपका जो फील्ड है कुछ साल के बाद उसका उर्वरता काफी कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स काफी कम हो जाता है। लेकिन उसमें क्रॉप रोटेशन कर दे तो आपके मन में आएगा कि क्रॉप रोटेशन कैसे करना है भाई। तो क्रॉप रोटेशन करने के लिए, क्रॉप रोटेशन कम से कम 2-3 टाइप का, 2-3 साल का हो सकता है ना। एक साल का क्रॉप रोटेशन, इट मे बी क्या क्या सकता है, क्या है इसमें, हम एक ही साल में जो है ना क्रॉप के अलग अलग जो है ना प्रजाति को लगाते हैं, अलग अलग क्रॉप्स को लगाते हैं। जैसे देखो इसमें है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक ही साल में क्या क्या लगा सकते हैं एक ही खेत में हम रोटेट करते हुए। तो आप अगर किसी खेत में मकई लगाए हैं, मेज लगाए हैं, आपको बताया ना मेज बार बार लगाते हैं, कॉर्न बार बार लगाते हैं तो उर्वरता कम हो जाता है। तो जैसे ही मेज को वहां से काटिए, निकालिए, आप मस्टर्ड लगा दीजिए, मस्टर्ड लगा दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेज लगा दीजिए अगला साल, जैसे ही शुरुआत होगा फिर मेज लगाइए, ठीक है, फिर मस्टर्ड लगा दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो उपज है ना उस खेत का वो बना रहेगा। 1 मिनट लगा दिए। अब और भी इसमें लिख सकते हो, जैसे राइस लगाए हो और राइस के साथ क्या लगा दो, लेग्यूम्स लगा दो, है ना। राइस लगाए हैं, राइस के साथ क्या लगा सकते हैं, लेग्यूम्स लगा सकते हैं। राइस है उसके साथ लेग्यूम्स लगा दीजिए। और क्या लगा सकते हैं आप, राइस है, राइस के साथ व्हीट लगा सकते हैं, लेग्यूम लगा दीजिए या व्हीट लगा दीजिए, थोड़ा सा घुमा दीजिएगा तो हो जाएगा। राइस लगा दीजिए, लेग्यूम लगा दीजिए या व्हीट लगा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। इससे फायदा क्या होने वाला है कि एक ही साल में आपको 2 फसल मिल गया एक ही खेत से, और उसका जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। अब 2 साल का हमको लेके चलना है। 2 साल का मतलब ऐसा नहीं है कि 2 साल में एक साल में एक फसल, दूसरा साल में 2 फसल, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। कई फसलों को आपस में अल्टरनेट लगाएंगे 2 साल तक और फिर से उसको शुरू करेंगे। जैसे मान लिए हम मेज लगाए, 2 साल का उदाहरण में देख लेते हैं। हम मेज लगाए, मकई लगाए, मकई के बाद फिर क्या लगा दिए, मस्टर्ड लगा दिए एक ही खेत में, ठीक है। मस्टर्ड लगाने के बाद अब मस्टर्ड काटे हैं, मस्टर्ड काटने के बाद उसमें हम अब क्या लगा सकते हैं, शुगर केन लगा सकते हैं, शुगर केन लगा सकते हैं,
शुगर केन को निकालने के बाद और भी कई चीज है, जैसे फेनग्रीक लगा सकते हैं या पीज लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको 2-3 लगा देंगे तो 2 साल का आपका हो गया। इसके बाद और भी इसमें कर सकते हैं, इसी का उदाहरण और हम ले लें, मेज लगाए हैं आप, मकई लगाए, मकई के बाद अपना है तो पोटैटो लगा दो, आलू लगा दिए। ठीक है, आलू लगा दिए, आलू के बाद क्या करेंगे, शुगर केन लगा दिए, और क्या लगा दिए, मटर लगा दिए, पी लगा दिए। इस प्रकार का रोटेशन कर सकते हो। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, मान लेते हैं मस्टर लगा दिए, मेज लगाए, मस्टर लगाए, उसके बाद उसमें हम वो जो है ना ये लगा दिए, क्या बोलते हैं, राइस लगा दिए, राइस लगा दिए, मेज लगाए, मस्टर लगाए, फिर राइस लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से उसको हम रोटेट करेंगे, 2 साल के लिए बता रहे हैं। अब हम तीसरा साल का बाद 3 साल में क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे मान लीजिए राइस लगाए हैं, यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले राइस लगाए, राइस लगाए, राइस को हम हार्वेस्ट कर लिए, हटा लिए उस फसल से, खेत से। राइस को उस खेत से हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें जो है ना, हाँ, राइस को हटा लिए, राइस को हटाने के बाद उसमें हम वीट डाल दिए, गेहूं लगा दिए, गेहूं कट गया, गेहूं काटने के बाद उसमें हम मूंग लगा देंगे। ठीक है, मूंग को भी काटने के बाद उसमें चाहे तो मस्टर्ड लगा सकते हैं, मस्टर्ड लगा सकते हैं, मस्टर्ड भी काट लिए तो शुगर केन लगा सकते हैं, शुगर केन लगा सकते हैं, शुगर केन भी लगा के हटा के बरसिम लगा सकते हैं आप, शुगर केन को हटा दिए, बरसिम घास लगा दिए। अब बरसिम घास जो होता है, इसको लगा के आप 2 यूज कर सकते हैं, या तो इसको आप गाय भैंस को खिला सकते हैं चारा के रूप में, फॉडर के रूप में, या फिर इसको आप ग्रीन मैन्योर के रूप में खेत में ही जोत दे सकते हैं, लगा दे सकते हैं, जोत दे सकते हैं। इसी तरह से मान लिए आप बोलोगे सर ये तो हम लोग के तरफ का खेती है, लेकिन अगर हम चले जाए महाराष्ट्र तरफ, महाराष्ट्र वगैरह में जो है ना, वहां पर मेनली लोग कपास ज्यादा लगाते हैं, कॉटन। वो लोग क्या करते हैं, बार बार कॉटन ही लगाते रहते हैं एक ही खेत पर, तो क्या होता है, उर्वरता घट जाता है। या बार बार जो है ना, वो आपका सोयाबीन लगाते रहते हैं तो उर्वरता घट जाता है। नहीं, आप कॉटन लगाने के बाद ओट लगा दीजिए, ओट। ठीक है, ओट लगाने के बाद आप शुगर केन लगा दीजिए, क्योंकि उधर महाराष्ट्र में शुगर केन भी काफी होता है, महाराष्ट्र का बात कर रहे हैं। शुगर केन लगाने के बाद, काटने के बाद आप पी लगा दीजिए, मटर लगा दीजिए। पी जो है ना, जब वो हो जाए तो उसके बाद मेज लगा दीजिए, मेज लगा दीजिए, और मेज जब कट जाए तो वीट लगा दीजिए, सोयाबीन लगा दीजिए। इस तरह से जो ना आप चेंज करते रहिए। कभी जो ना प्याज लगा दीजिए, हाँ, लहसुन लगा दीजिए। इस तरह से, जैसे आलू आलू है, आलू कवर गया तो उसमें मूंग लगा दीजिए। इस तरह से आप बदलते रहिए उसको। हाँ, आलू को हटाए तो उसके बाद उसमें क्या लगा देंगे, मूंग लगा देते हैं। इससे इससे क्या फायदा होगा कि एक ही खेत में आपको अलग अलग प्रकार का फसल मिल जाएगा, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहेंगे, जो आपका निकाल लिया है क्रॉप्स, उसमें से ले लिया है, उसको फिर से ठीक कर सकते हैं। और तो और क्या कर सकते हैं, पैथोजन और पेस्ट जो है उसमें कोई खास जाति के पौधे पर लगने वाले, उनको वहां से हटा सकते हैं। क्योंकि अगर लगातार एक खेत में हम बार बार राइस और व्हीट ही लगा रहे हैं, तो जो कीड़े हैं गेहूं और धान को खाने वाले, वो वहां पर बढ़ जाएंगे। लेकिन वहां पर मूंग लगा देंगे, मस्टर्ड लगाएंगे, अगला बार शुगर केन लगा देंगे, तो इससे क्या होगा, राइस और व्हीट के जो आपके पेस्ट है वहां से या तो चले जाएंगे या समाप्त होने लगेंगे। तो इससे हमको जो है ना कम से कम मात्रा में डालना पड़ेगा बाहर से कीटनाशक, और खाद तो ऑलरेडी कम डालना पड़ेगा।
तो ये ऑर्गेनिक मैटर भी बना के रखेगा, सॉइल स्ट्रक्चर भी बना के रहेगा, उर्वरता बना कर रहेगा, और वो जो कीड़े मकोड़े हैं उन भी नियंत्रित रहेंगे। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर है कि इससे आपको जो उत्पादकता है वो काफी बढ़ जाएगा। किसके तुलना में? मोनोकल्चर के तुलना में। एक खेत में अगर एक ही प्रकार के फसल लगाते हैं तो इसको हम आपको बताए थे मोनोकल्चर बोलते थे, या मोनो कल्टीवेशन बोलते थे। एक ही प्रकार के फसल को बार बार किसी खेत में लगाना, तो उससे उसके तुलना में आपका जो उत्पादकता है 10 से 20% ऐसे ही बढ़ जाएगा, उर्वरक बिना दिए हुए। और थोड़ा बहुत अगर उर्वरक वगैरह डाल देंगे, न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, तब तो कहना ही नहीं है ना। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये रोटेशन करने से, क्रॉप रोटेशन करने से 2-3 फायदा तो आराम से हो ही जाता है बिना किसी खर्च को बढ़ाए हुए। अब हम आगे बढ़ते, डाल देते थे कोई लेग्यूम्स। पहले के लोग जो थे ना सब विद्वान थे, अनपढ़ होते हुए भी। धान का जो खेत होता था उसको पकते पकते, मतलब मैच्योर होते तक, प्रोडक्ट को मैच्योर होने तक उसमें क्या डाल देते थे? उसमें जो है ना लेग्यूम्स डालते थे, जैसे स्वीट पी डालते थे, खेसारी उसमें डाल देते थे पानी में। खेसारी क्या होता था? अंकुर जाता था, और जब धान को काटा जाता था तो जो खेसारी होता था, स्वीट पी होता था, वो उसका फसल आ जाता था। उसी प्रकार से लोग और क्या करते थे, धान जो है ना उसी में वो आपका दूसरे फसल को लगा देते थे, या फिर वो क्या करते थे, धान को काट के निकालते थे और उसमें गेहूं लगाते थे, या धान को काट के निकालते थे, उसको पटवन करते थे, उसमें जो है ना वो आपका चना लगाते थे। चना को हटा के फिर उसमें जो है ना कुछ और गर्मा फसल लगाते थे, प्याज था, ये करते थे लोग। तो ये जो व्यवस्था था वो रोटेट करना, वो काफी वैज्ञानिक तरीका था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम विकसित होते चले गए, जिस फसल का दाम ज्यादा मिलने लगा उस फसल को ही हम बार बार लगाने लगे किसी खेत में, और इससे ये समस्या बढ़ती गई। किसकी? उर्वरकों की जरूरत बढ़ती चली गई। हाँ, पेस्ट्स बढ़ते चले गए, कीड़े मकोड़े बढ़ते चले गए, और हमारा खर्च बढ़ता चला गया, जिसके चलते जो खेती है ना वो वो हमको घाटेदार होने लगी, हमारे लिए एक श्राप बनने लगी। अब इसका और भी कुछ उपाय है खेती को ठीक करने का, वो है क्रॉप वेराइटी मैनेजमेंट या इम्प्रूवमेंट। जो क्रॉप है ना उसके वेराइटी को इम्प्रूव करते हैं अगर हम, तो हमारी जो फसल उपज है वो क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं भैया? एक तो हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? उसमें आपका अलग अलग क्रॉप्स को आपस में मिला दें, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? उससे आपका मतलब अलग अलग एक ही जाति के दो अलग अलग वेराइटी के क्रॉप्स को आपस में मिला दे तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वेराइटी में भी इंप्रूवमेंट आता है। इसके प्लस हम लोग म्यूटेशन करवा सकते हैं, उसमें जीन चेंज कर सकते हैं, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ा सकते हैं, और कई फसलों को इससे बनाया भी गया है। मूली के आकार को बढ़ाया गया, हाँ, गोभी बैगन वगैरह के आकार को बढ़ाया गया इससे। किसके थ्रू? क्रॉप मैनेजमेंट में, इंप्रूवमेंट में, क्या करके? हाइब्रिडाइजेशन करके, जीन चेंज करके, क्रोमोसोम को चेंज करके। अभी जो है ना राइस में डाला गया है जीन किसका? विटामिन ए का, जिससे गोल्डन राइस बना। हाँ, अब विटामिन ए जो है ना वो चावल में मिल जाएगा, वो आपका चावल जो है ना सुनहला है, का दाम अभी तो ज्यादा है बाजार में। तो आपसे पूछेगा कि क्रॉप इंप्रूवमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका। तो यहां पर हम एक सबहेडिंग शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, करने का क्या ऑब्जेक्टिव? तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि उपज बढ़ जाए, है ना। जैसे आपको हम बताए थे कि पहले क्या होता था, जब हम फसल लगाते थे तो एक खेत, एक जो आपका होता था क्रॉप का प्लांट, उसका जो पर क्रॉप प्लांट जो प्रोडक्टिविटी होता था वो काफी कम होता था। तो उसको इम्प्रूव किया गया, किससे? क्रॉप इंप्रूवमेंट के द्वारा। दूसरा है क्वालिटी में सुधार हो, है ना, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा उसमें बढ़ जाए,
जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो भी आ जाए। जैसे अभी कई मेज बनाया गया है, मकई बनाया गया है जिसमें अमीनो एसिड या प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया गया है, ठीक है। कुछ एक गेहूं बनाए गए हैं जिसमें अमीनो एसिड की मात्रा को बढ़ाया गया है। कुछ एक जो है ना पालक का साग बनाया गया है जिसमें आपका आयरन की मात्रा को बढ़ाया गया है, हाँ, विटामिन की मात्रा को बढ़ाया गया है, मिनरल्स की मात्रा को बढ़ाया गया है। तो इम्प्रूव करना है क्वालिटी को, प्लस डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस करना है। डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस या इंसेक्ट रेजिस्टेंस करने से फायदा क्या होगा, कीड़े मकोड़े कम लगेंगे। क्योंकि आप देखना आप जो फसल लगाते हैं उसमें कीड़े ज्यादा लगते हैं, लेकिन वही अगर आपका वाइल्ड वेराइटी हो, मतलब जंगल में अपने से लग जाए, जहां तहां अपने लग जाए, उसमें कीड़े उतना नहीं लगते, अर्थात वो पेस्ट रेजिस्टेंस होता है। तो उसके उसके जीन को, उसके कैरेक्टर को आपके प्लांट में डालना है, पेस्ट रेजिस्टेंस बनाना है, कीड़े मकोड़े कम लगे तो हमको दवाएं कम छिड़कनी पड़ेगी, और तो और एडवर्स कंडीशन को सह सके। अचानक जो है ना मौसम में परिवर्तन हो जाए या मौसम एडवर्स हो जाए तो उसको सह सके। जैसे अभी अभी तूफान आया तो ढेर सारे इलाके में, खास करके गुजरात के इलाके में, आपका जो कई एकड़ में लगा हुआ आम का फसल था, उसका आम जो है ना गिर गया। काफी लोगों को लाखों लाख रुपया का घाटा हुआ है एक एक किसान को। हाँ, अब वो लाखों रुपया का घाटा जो है ना किसान कहाँ से उठाएगा। तो वैसे आम के पौधे लगाए जाए जो थोड़ा हवा के जो आपका तेज है, तेज जो हवा चल रही है उसको थोड़ा सह सके, ठीक है, ऐसा आम तैयार किया जा सके। ऐसा अभी जो पानी आया था इधर तूफान के कारण, तो कई जो सब्जी लगाए हुए जो लोग थे उनको घाटा हुआ है या हो रहा है। टमाटर उनका गलना शुरू हो गया है। इवन जो लौकी वगैरह है उसमें फल कम आने लगा है, गलने लगा है। क्यों भाई, मौसम एडवर्स हो गया। कारण लौकी में फल आने के लिए मौसम को सूखा होना चाहिए था, पानी नहीं पड़ना चाहिए था। इस समय पानी बाहर से डाला जाता है, ना के बराबर पड़ना चाहिए था, नहीं पानी खूब पड़ा लगातार 2-3 दिन तक, तो लौकी का फसल खराब होने लगा, ठीक है। अभी कुछ लोग लगाए हुए थे गिलोई, तो गिलोई पर तो ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन गिलोई के साथ एक और होता है जो कांटेदार है, शायद आप लोग जानते होंगे, एलोवेरा। एलोवेरा के फसल को लगाए हुए थे लोग। अभी लगातार पानी मारा है, तो लगातार पानी पड़ने के कारण एलोवेरा का जो फसल है वो आपका खराब होने लगा है। तो ये जो है ना एडवर्स कंडीशन जो है उसमें रेजिस्टेंट प्लांट को डेवलप करना है, ये इसका उद्देश्य होता है। और तो और शॉर्ट लाइफ टाइम का क्रॉप। आपको हम बताए थे कि अरहर जो था पहले वो साल भर में एक बार उसका फल आता था, साल भर लग जाता था, 8 महीना 9 महीना 10 महीना लगता था। अभी जो वर्तमान में अरहर लाया गया है या लगाया जाता है उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, 6 महीने में ही फल आ जाता है और काफी ज्यादा आता है। पूसा में बनाया गया मुजफ्फरपुर में, अभी कई जगह तो आ गया है, कई जगह अभी नहीं आया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया है। तो उसमें आपका सोचो 6 महीना, मतलब करीब 9 से 10 महीना लगता था अरहर को फसल देने में, फल देने में, और वो अब जो है ना 6 महीने में सब कुछ हो जाता है। तो 3-4 महीना बचा दिया गया, उसमें दूसरा फसल लग जाएगा उसमें। प्लस पहले क्या होता था, आप लगा दो मिर्चा, तो मिर्चा जो ना एक आध महीना, वो 20 दिन 25 दिन हो जाता था, पौधा बड़ा बड़ा हुआ तब फसल आता था। आज क्या, मिर्चा लगाओ और आपको जो है ना 1 सप्ताह 10 दिन में जो है सो आपको उसमें वो फूल आना शुरू हो जाता है। टमाटर का देख लो, बहुत जल्दी फूल आना शुरू हो गया। तो उसके लाइफ टाइम को शॉर्ट करना है ना। लाइफ टाइम को शॉर्ट करेंगे क्रॉप का तो क्या होगा, फसल में उत्पाद जल्दी आ जाएगा, ठीक है, ईयरली मैच्योरिटी हो जाएगा। गन्ना में भी ऐसे ही होता था, काफी समय लगता है, तो ऐसे गन्ना तैयार किया जाए जो कम से कम समय में हमको प्राप्त हो जाए। तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट का ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, उपाय क्या है, इसको नेक्स्ट डे देख लेते हैं, समय हो गया।